हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो ये हमारा है बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वह कर रहे हैं आपका जो है सो क्लास 10 की जो पार्ट 8 है। आपका क्लास 10 की पार्ट 8 है ये। ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ऊर्जा संसाधन है और ये क्लास 10 है और बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चैनल के पहुँच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अभी जो है सो समय अच्छा नहीं चल रहा है और उसी के समय को देखते हुए मैंने इस चैनल को शुरू किया है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर का नाम ऊर्जा संसाधन है। तो आप चलो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं कि आपका ऊर्जा क्या होता है और इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऊर्जा है, अगर आप ध्यान से देखें और समझें इस चीज़ को, तो आपको क्या समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला है यहाँ पे कि ऊर्जा जो होती है, अगर आप साइंस पढ़े हैं, तो ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा कहलाती है, तो यह ऊर्जा आती कहाँ से है? जैसे मानव मानव जब खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, तो खाना किस रूप में खाता है? तो C6H12O6 प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, यही खाते हैं ना भाई। फिर जो है यह टूट जाता है तो CO2 बनता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और प्लस H2O भी निकलता है। ठीक है, क्योंकि इसी का फॉर्म है। तो यह जो है, यही ऊर्जा जो है आपका यह है। यही ऊर्जा क्या है? यह है, मतलब कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा है वह यही ऊर्जा है। लेकिन अब ये इसका फॉर्म चेंज होते रहता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में हो, एक ही तरीके का हो, हमेशा ही इसका फॉर्म चेंज होते रहता है। जैसे आपका कोई मोटर चल रहा है, ठीक है, तो मोटर काहे से चल रहा है? पेट्रोल से चल रहा है। तो पेट्रोल में क्या है? पेट्रोल जो है सो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? और हाइड्रोकार्बन में भी यही रहता है, C और H का संयोग ही रहता है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि कोई कहे कि विद्युत ऊर्जा है, ठीक है? तो विद्युत ऊर्जा मतलब कि जल विद्युत मान लेते हैं हम, जल विद्युत ऊर्जा है। तो जल विद्युत कहाँ से आया? अगर आप ध्यान से देखें, तो जल विद्युत जो आया है वह आया है आपका कि जल इधर से गिरा और यहाँ टरबाइन चला और यहाँ से एनर्जी घूमा और यहाँ जनरेटर चला और यहाँ से एनर्जी निकली। ये है ना जल विद्युत। तो ऊर्जा का फॉर्म अलग है, लेकिन काम करने की क्षमता, काम कैसे हो रहा है कि यह ब्लेड घूम रहा है और ये जनरेटर चल रहा है, घुमा कौन रहा है? तो यही ऊर्जा घुमा रहा है। मतलब यह क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कहीं स्टोर्ड एनर्जी है, वही मिल रहा है। अच्छा, उसका अब ये तो हो गया ऊर्जा। अब उसका उपयोग कैसे करते हैं? बहुत सारा उपयोग है। आप रात दिन खाने से, पीने से, चलने से, घूमने से, खेलने से, हर तरीके से मानव उपयोग कर रहा है ऊर्जा का, ठीक है? और वाणिज्यिक ऊर्जा जो वह होती है जिसका वैल्यू है मार्केट में, जिसका जैसे आपका काऊ डंग है, मतलब कि गाय के गोबर का उपला है। कितनी कीमत है? 10 रुपए टोकरी भी नहीं बिकेगा। लेकिन एक टोकरी कोयला की कीमत 100 रुपए हो सकता है, या एक सिलेंडर की कीमत जो है सो जो 14 केजी का होता है 600 रुपए हो सकता है, लेकिन एक्चुअल कीमत उसकी 1500 रुपया है या 1600 रुपया है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा वह होती है जिसकी कीमत जो है सो लगाई, जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? ये सब वाणिज्यिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है ये सब? तो आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा है, ठीक है? आगे इसके आगे हम बात करते हैं, तो आपका शक्ति संसाधन के प्रकार की बात करते हैं कि आपका शक्ति संसाधन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने प्रकार के शक्ति संसाधन होते हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वह बात करेंगे आपके उपयोगिता के आधार पे। व्हाट इज द यूज ऑफ द शक्ति संसाधन का उपयोग? तो प्राथमिक ऊर्जा होता है, दूसरा गौण ऊर्जा होता है। तो जो प्राथमिक ऊर्जा होता है कि जैसे जो दिखे, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये दिखता है तो ये प्राथमिक ऊर्जा हो गया। और बिजली, इसी कोयले का उपयोग करके अगर आप बिजली बना दोगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो यह गौण ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब स्रोत के आधार पे जो है
आपका एक होता है क्षयशील ऊर्जा और दूसरा होता है अक्षयशील ऊर्जा। मतलब यह हुआ कि वह ऊर्जा जिसकी जैसे कोयला है, भंडार सीमित है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। और जैसे सूरज का प्रकाश है, भंडार असीमित है, डेली आ रहा है, जल्दी खत्म नहीं होगा। या पवन ऊर्जा है या टाइडल हवा ऊर्जा है, तो यह जो है जल्दी खत्म नहीं होगा। तो सीमित ऊर्जा और दूसरा हो गया असीमित ऊर्जा। संरचनात्मक के आधार पे जैसे जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा। मानव प्राणी, मानव भैया है, अपने पास एनर्जी है, हम लोग काम कर रहे हैं, प्राणी है, उसके पास भी एनर्जी है। जैसे बैल है, आप खेती कर रहे हो तो ये जैविक ऊर्जा हो गया। अजैविक जैसे पवन शक्ति हो गया, जल शक्ति हो गया, इसके में जीव नहीं है लेकिन यह ऊर्जा का एक प्रकार है, पोटेंशियल जिस तरह से ऊर्जा है लेकिन है। ठीक है, उसके बाद में जो है सो समय के आधार पर, तो समय के आधार पर ऊर्जा कौन कौन सी है इसके बारे में अगर आप बात करेंगे, तो समय के आधार पे जो ऊर्जा है वह आपका है कि जैसे पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक। तो आपका कोयला, पेट्रोलियम, तो ये जो है सो काफ़ी लंबा समय के बाद में कोयला या पेट्रोलियम का प्रादुर्भाव या बनता है। बनता कैसे है? मान लीजिए कि ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है? ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। मान लो यहाँ की ज़मीन धसक गई तो ये पूरा जो है सो पार्ट नीचे आ गया। और यहाँ पे जो है सो नदियों ने जो है सो कुछ दिन में बहुत सारे चीज़ों ने आके जमा हो गए, या फिर यहाँ पे जो है सो नदियाँ या फिर बहुत सारा चीज़ जमा होते गया, जमा लोड बढ़ते गया। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो इसका फॉर्म चेंज होते जाएगा, रूप बदलते जाएगा। तो कोल बनेगा, ठीक है, पेट्रोलियम बनेगा और नेचुरल गैस बनेगा। समझ रहे हो? लेकिन ये प्रेशर के कारण, एक तो प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, ये दो चीज़ें हैं जो इसको जो है सो आपका ऊर्जा तो वही है लेकिन उसका फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया। ऊर्जा वही है लेकिन उसका फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है? और गैर पारंपरिक जैसे सूरज हो गया, पवन हो गया, ज्वार भाटा हो गया, ये गैर परंपरागत ऊर्जा में आते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जैसे कि कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, तो समय के साथ ही समाप्त हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला की। तो इसके 1200 मीटर डीप है, ये मान लो कि ये आपका पृथ्वी का ये पहला लेयर है। तो यहाँ से 1200 मीटर मतलब 1.2 किलोमीटर नीचे तक जो है सो कोयला भरा पड़ा है, जिसका टोटल जो क्षमता है 26,454 करोड़ टन है। कितना है? 26,454 करोड़ टन कोयला है। अब कोयला जो मिलता है वह दो श्रेणियों में मिलता है। तो यह दो श्रेणी कौन कौन से हैं? तो एक है आपका गोंडवाना समूह है और दूसरा जो है आपका टर्शियरी समूह है। तो टर्शियरी मतलब नया, गोंडवाना मतलब पुराना, ऐसा समझ लो आप। तो 96% कोयला और 99% आप जो दोहन करते हो, ये गोंडवाना समूह के कोयला से ही करते हैं हम लोग। मतलब 96% कोयला निकालते हैं हम लोग और उसके बाद क्या करते हैं कि 99% जो 96% कोयला पाया जाता है और 99% उत्पादन हम लोग करते हैं। इसकी आयु जो है 20 करोड़ बरस पहले कार्बोनिफेरस पीरियड, एक पीरियड का नाम है कार्बोनिफेरस पीरियड। उस टाइम पे इसका जो है सो ज़मीन के नीचे धसकना हुआ और ऊपर से चीज़ों का जमना हुआ और यह कोयला का निर्माण हुआ। और देखना ये कोयला जो है मैक्सिमम नदी घाटियों में मिलती है, बताऊंगा क्यों, अभी रुक जाओ। उसके बाद में इसमें 4 नदी घाटियाँ हैं, दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, महानदी घाटी है, वर्धा गोदावरी घाटी है, ठीक है? और दूसरा है टर्शियरी, इसमें जो है सो कार्बन की मात्रा कम रहती है और 5.5 करोड़ वर्ष पहले जाके बना है। ये असम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, मेघालय में, नागालैंड में। और जो है सो आपका देखो, आप अगर मैप बनाओ अगर आप यहाँ पे, तो असम ये हो गया, अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, ठीक है, आपका मेघालय ये हो गया, नागालैंड हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में यह मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि इसमें कार्बन की मात्रा भी कम रहती है, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रासाइट रहता है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो टाइप्स ऑफ द कोल की बात करोगे अगर आप, तो आपका जो है सो पहला एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद में बिटुमिनस हो गया, उसके बाद में लिग्नाइट हो गया और उसके बाद में पीट हो गया। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका कि जो है सो एंथ्रासाइट में गुड क्वालिटी ऑफ द कोल है, लेकिन इसके में कार्बन की मात्रा 90% से ज़्यादा होती है, 90% होती है, धुआं कम बनता है, देर तक जलता है
और धातु पिघलाने के काम में आता है। मैक्सिमम में जो है सो हमारे यहाँ इसकी मात्रा कम पाई जाती है, चाइना में ज़्यादा है। तो हम लोग जो है सो ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करना पड़ता है धातु को पिघलाने में और स्टील बनाने में इसका यूज होता है। लेकिन हमारे यहाँ कम होने के कारण हमको ऑस्ट्रेलिया से क्या करना पड़ता है? मंगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो बिटुमिनस जो कोयला है 70 से 90% तक इसमें जो है सो कोयला की मात्रा पाई जाती है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम इसी श्रेणी का कोयला मिलता है, बिटुमिनस श्रेणी का। उसके बाद में लिग्नाइट में 30 से 70% तक कोयला मिलेगा, ज़्यादा धुआं निकलता है और भूरा कोयला बोलते हैं इसको। पीट जो है वो 30% से कम मात्रा है और ये नया कोल बना हुआ है और इसमें जो है सो दलदली क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो ये हमारा कोयला हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में 90% से ज़्यादा कोयला की मात्रा, बिटुमिनस में 70 से 90%, लिग्नाइट में 30 से 70% और पीट में 30% से कम। एंथ्रासाइट जो है हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, कश्मीर वगैरह में थोड़ा सा पाया जाता है। बिटुमिनस 90% हमारे यहाँ पाया जाता है, 96%। लिग्नाइट तमिलनाडु में हो गया, उसके बाद में राजस्थान में हो गया, गुजरात में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में पाया जाएगा। और पीट पाया जाएगा दलदली क्षेत्रों में, जैसे आपका गुजरात के कुछ दलदली क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद में गोंडवाना समूह की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड, अब देखो गोंडवाना की अगर आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह भारत है, ठीक है। तो अगर यह भारत है तो ऊपर नहीं जाने की जरूरत है, इसलिए ऊपर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये चिकन नेक हो गया, ये वाला भाग चिकन नेक हो गया। और यहाँ से बढ़ लो तो बढ़ो नेपाल बढ़ जाओ, ये जम्मू कश्मीर हो गया हैं। और ये जो है सो आपका हिमाचल उत्तराखंड हो गया। और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये नेपाल हो गया आपका, ठीक है। तो आपका जो है देखो, तो आपका ये वेस्ट बंगाल वाला ये वाला भाग हो गया। वेस्ट बंगाल के नीचे ये वाला झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और इधर ये झारखंड हो गया, और इधर ये एमपी हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो कोयला मिलता है, मतलब कि जो आपका गोंडवाना श्रेणी का जो कोयला है वह कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका जो है सो ये महाराष्ट्र वाला भाग हो गया, ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस टोटल भाग में जो है सो यह कोयला मिलता है। इसको कौन सा कोयला बोलते हैं? गोंडवाना श्रेणी का कोयला बोलते हैं। कौन सा कोयला बोलते हैं? गोंडवाना श्रेणी का कोयला बोलते हैं। और यह जो है सो 20 करोड़ वर्ष पहले बना है, 20 करोड़ वर्ष पहले बना है। और कौन से पीरियड में बना है? तो कार्बोनीफेरस पीरियड में बना है, कार्बोनीफेरस पीरियड में बना है, ठीक है। उसके बाद में आपका है लिग्नाइट वाला, जैसे तमिलनाडु में मिलेगा, राजस्थान में, गुजरात में, JNK में मिलेगा। तो ये कोयला हो गया हमारा, ये टोटल जो कोयला हो गया, ठीक है। तो अब एक बार मैप पे देख लो, तो अगर हम बढ़िया से एक मैप बना देते हैं या फिर इसी को मिटा के मैप बना देते हैं हम, इसी को मिटा के जो है सो हम यहाँ पे एक मैप बना देते हैं आप लोगों के लिए और बता देते हैं। तो देखो अब थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा मैप बनाते हैं। एक ये हो गया, इधर ये राजस्थान भाई साहब हो गए, इधर ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया। और ये थोड़ा सा नीचे जाओ इधर से, ये हो गया आपका, ये चिकन को फंसा दो इसको, ठीक है। ये गया ऐसे, ये ऐसे गया, थोड़ा सा ये ऐसे गया, ये ऊपर गया, ऊपर जा कर के ये ऐसे आया, और फिर जो है ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो देखो आपका जो है सो ये आपका जो है सो गोंडवाना वाला ये एरिया का होगा। ये बोलता है कि आपका कौन सा हो गया? तो ये वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, और फिर ये आंध्र प्रदेश हो गया। और तमिलनाडु में लिग्नाइट मिलेगा, इधर गुजरात में लिग्नाइट मिलेगा, इधर राजस्थान में लिग्नाइट मिलेगा, इधर JNK में लिग्नाइट मिलेगा। और टर्शियरी वाला इधर ये अरुणाचल प्रदेश होगा, इधर ये नागालैंड हो गया, ये असम हो गया, और ये मेघालय हो गया। इसमें जो है सो टर्शियरी कोल मिलेगा और इसमें गोंडवाना कोल मिलेगा। क्लियर हुआ? ये टर्शियरी कोल और ये गोंडवाना कोल हुआ। उसके बाद में आप बात करोगे तो पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम जो है सो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम नॉर्थ ईस्ट में डिगबोई नहरकटिया जो रेंज है, जो कि असम में आता है, वहाँ पे सबसे पहले मिला था पेट्रोलियम। उसके बाद में बम्बई हाई में मिला, फिर केजी बेसिन। तो केजी बेसिन कौन सा है? तो केजी बेसिन मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ कृष्णा और गोदावरी का जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो है सो ये दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ मिला है, और गुजरात में इधर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका, कि अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें
तो देखो आप जो है इधर आप इसको अगर ज्योग्राफी थोड़ा-सा पढ़े हो मेरे साथ में जानते हो, तो ये अरावली रेंज है। और अरावली रेंज जब इधर जो है सो तिब्बत के पठार से टकराया, तो भारत का यह भाग जो है वह टूट के समुद्र में धँस गया। और यह भाग पे बहुत ज़्यादा ये चूँकि पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा थे, तो यही पेड़-पौधे नीचे समुद्र में ऊपर से मालवा जाके कचरा नदियों के जम गया और यही गैस बन गया है, जो आज हम लोग गैस निकाल रहे हैं। अब सेम चीज़ जो है सो इधर भी हुआ है, यह भी टूट के धँसा है, इधर भी धँसा है, लेकिन हम लोग उतना डीप में नहीं जाते हैं, उतना ज्योग्राफी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तेल परिसंस्करण और पाइपलाइन, तो अब जब तेल आता है, जैसे मान लो कि आपका यह हो गया गुजरात का ये भाग हो गया, इधर से जहाज आई यहाँ पे कांडला पोर्ट पे, तो यहाँ से पाइपलाइन बिछा दिया गया, इधर पाइपलाइन कर दिया गया, एक इधर पाइपलाइन कर दिया गया, इधर पाइपलाइन कर दिया गया और इसके बाद में इस पाइपलाइन्स के पास में यहाँ पे जो है सो तेल परिष्करण कारखाना बैठा दिया गया, तेल परिष्करण कारखाना बैठा दिया गया। तो इन पाइपलाइनों से तेल आता है यहाँ पे, इधर जाएगा और शुद्ध होकर के फिर पेट्रोल पंप के पास चला जाएगा, गैस बन के आपके पास में आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इस सब चीज़ों का उपयोग करके हम लोग जो है सो अपना आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जमा देते हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी जीने में कोई कठिनाई नहीं हो। अब प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो देखो जहाँ पे अब यहाँ पे है कि मान लो कि यहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिल रहा है, तो पेट्रोलियम के नीचे पेट्रोल है और ऊपर क्या है? प्राकृतिक गैस है, ठीक है? तो ये गैस हो गया और यह क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। तो पेट्रोल निकलता है, साथ में गैस भी निकलता है। तो जो पेट्रोलियम का कारखाना है मतलब जगह है, वही गैस का है और कहाँ-कहाँ है? तो ये बम्बई हाई हो गया, कुछ असम का भाग हो गया, केजी बेसिन हो गया, कुछ गुजरात हो गया, सेम यही चीज़ है, ठीक है? उसके बाद में विद्युत की बात करते हैं तो जल हो गया जैसे भाखड़ा, कोसी, दामोदर घाटी, रिहंद घाटी परियोजना हो गया। उष्मा से हम लोग निकालते हैं, नाभिकीय से और टाइडल से निकालते हैं। तो जल में क्या करते हैं? थोड़ा-सा इसको समझ लो आप लोग तो आसान रहेगा। तो जल में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी विद्युत उत्पादन में सिंपल सी बात है कि चूँकि हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों को बता दें थोड़ा-सा कि यहाँ पे आपको एक जनरेटर लगा दो। क्या लगा दो? एक जनरेटर लगा दो। तो जब ये घूमेगा, यहाँ पे पत्ती लगा हुआ है, जब ये पत्ती घूमेगा, तो ये घूमेगा तो यहाँ पे बिजली पैदा होगी या यहाँ से जो है सो बिजली का ट्रांसमिशन होगा। तो यह पत्ती को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो चाहे जल पानी के ऊपर से प्रेशर डाल के घुमा दो, चाहे इसमें भाप का प्रेशर डाल के घुमा दो, चाहे नाभिकीय में भी भाप का प्रेशर डाल के घुमा दो और चाहे पानी से घुमा दो। जिस अवस्था में भी घुमाओ यह घूमना चाहिए। यह घूमेगा तभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, वही इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक जाएगी या कठि प प जहाँ भी जाना हो वहाँ जाएगी। तो जल विद्युत हो गया। ऊष्मा में क्या करते हैं हम लोग कि पहले कोयला को जलाते हैं, कोयला को जला कर के पहले हम लोग ऊष्मा बनाते हैं। पानी को गर्म करके ऊष्मा बनाते हैं, उसी ऊष्मा को टरबाइन के ब्लेड है उसपे बहुत फ़ोर्स से भेजते हैं, तो क्या होता है? उससे क्या होता है कि वह ब्लेड घूमने लगता है और जब वह ब्लेड घूमेगा तो टरबाइन घूमेगी या टरबाइन घूमेगी तो ऊर्जा। वही चीज़ नाभिकीय ऊर्जा में भी पहले नाभिकीय ब्लास्ट कराते हैं, पानी को गर्म करते हैं और फिर उससे बना टाइडल में क्या होता है? टाइडल में जैसे मान लीजिए कभी हाई टाइड आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक दीवार बना देंगे, ठीक है? और यहाँ पे खोल देंगे, जब हाई टाइड आएगा तो इसको खोल दिया जाएगा, पानी इधर रुक गया। अब क्या है जब इधर टाइड चला गया तो अब पानी यहाँ तक लेवल का है, ये पूरा एरिया में पानी भरा है। अब यहाँ का मोटर खोलेंगे, जनरेटर यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे गेट खोलेंगे जनरेटर घूमने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। तो ये टाइडल पोर्ट हो गया, ये टाइडल एनर्जी हो गई। गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करते हैं तो वह परंपरागत ऊर्जा वह होती है जो जिसका स्रोत लिमिटेड है और वो आपको लिमिटेड उपयोग करने को मिलता है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। गैर परंपरागत ऊर्जा वो होती है जो कभी खत्म नहीं, जैसे सूरज का ऊर्जा हो गया, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा हो गया, बायोगैस का हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा आते रहेगा, ठीक है? नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स, परंपरागत मतलब कन्वेंशनल सोर्स है, खत्म हो जाएगा। नॉन कन्वेंशनल मतलब कभी खत्म नहीं होगा, जब तक आप सब चीज़ चल रहा है तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका ऊर्जा के संरक्षण का। तो अब यहाँ पे देखो, ये सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा में अभी आपके यहाँ चल रहा है ये सोलर प्लेट लगा दो यहाँ पे और क्या होगा सोलर प्लेट लगाओगे तो उसके बाद में क्या होगा कि सूरज की लाइट पड़ेगी, यहाँ से विद्युत ऊर्जा बनेगा। पवन ऊर्जा में क्या होता है कि ये ब्लेड है, ये ब्लेड हो गया, इस पे हवाएँ आके टकराएगी, घूमेगा, इधर टरबाइन लगा हुआ है तो इससे जनरेशन होगा। ज्वारीय ऊर्जा आपको बता ही चुके हैं। भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है, मान लो कि धरती के अंदर तो गर्म है ना, तो एक पाइप से पानी भेजते हैं, दूसरा पाइप से भाप निकलता है, टरबाइन चलता है, एनर्जी ऊपर। अब बायोगैस आपको पता ही है कि जो गायों के भैंसों का गोबर है, ऐसा एक टैंक बनाते हैं, इसमें डाल देते हैं
और उसके बाद में जब सड़ता है तो इसमें मीथेन गैस CH4 निकलता है, और उसका हम लोग क्या अपन घर के लाइट जलाने में या फिर जो है सो आपके खाना बनाने में इसका कर लेते हैं बायोगैस का उपयोग, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को कम खर्च करना। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा को कम खर्च करना। नए संसाधन की खोज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करके हम लोग को इस चीज़ को रोकना है, ताकि ऐसा है कि ऊर्जा जलाने से अब CO2 भी तो निकलता है, CO भी तो निकलता है, SO2 भी तो निकलता है, NO2 भी तो निकलता है, और यह जो है सो एक तो यह धरती के टेम्परेचर को, धरती के तापमान को बढ़ा रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है मतलब कि यह पृथ्वी है तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यहाँ की बर्फ़ें पिघल रही है और यहाँ पानी होके जमा आ रहा है। ये जो है सो भूमध्य रेखा पे पानी जमा हो रहा है, तो यहाँ के देश डूबने लग रहे हैं। दूसरे साथ में कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि SO2 NO2 जब पानी बरसता है तो H2SO4 HNO3 जैसा एसिड बनाता है, और यह गिरता है तो आपके वायुमंडल को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जो है सो हमें ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा, कम उपयोग करना पड़ेगा, सस्टेनेबल लेवल में उपयोग करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को इस चीज़ का कोई दर्द झेलना नहीं पड़े, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों का हमारा जो है सो इतना ही है। आप लोग जो है सो मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मज़ा आएगा। कुछ लोगों ने अभी कमेंट किए थे कि सर बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो देखो हम थोड़ा-सा अभी कुछ IAS वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है? उसमें से निकाल के आप लोगों को पढ़ाना, लेक्चर रिकॉर्ड करना, इसमें जो है सो बोर्ड पे पढ़ाओ, फिर उसको जो है सो एडिट करो, फिर डालो, में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें थोड़ा-सा हमें ये सावधानी रहती है कि एडिट नहीं करना पड़ता है, जैसा पढ़ाते हैं तुरंत डाल देते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। इसलिए हम बोर्ड को प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं। जब अभी देखिए कहीं सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर आपको जैसा कहोगे वैसा होगा, लेकिन अभी जो है सो हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़िए और आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद।